ब्रिटिशर्स ने जो 3 कानून लेके आए थे कि किसान की ज़मीन को अपने कब्जे में लेना, और वो भी कंपनियां ही थी, वो कोई गोला बारूद लेके नहीं आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई। एक अफ्रीका के निवासी ने बताया कि जब ब्रिटिशर्स हमारे अफ्रीका के, क्योंकि वहाँ खनिज बहुत ज़्यादा है, वहाँ नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा हमारा कृषि उत्पादन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो कहने का मतलब था कि वो बोले कि वो बाइबल लेके आए अपने हाथ में, और बोला 20 साल के अंदर हमारे हाथ में तो वो बाइबल पकड़ा दी और हमारी ज़मीन उनके हाथ में चली गई। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के माध्यम से देश में आई, और देश में आके उन्होंने पूरे, और किस चीज़ का उन्होंने देखा, उन्होंने 2 चीज़ों पे टारगेट किया लॉर्ड मैकाले ने। मैं आज हमारी बाकी बातें तो ये बता देंगे हमारे इस कार्यक्रम की, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मानेसर एक कृषि का नहीं, एक इंडस्ट्री क्षेत्र है, तो हमारा जो किसान का और व्यापार का क्या संबंध है वो थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला व्यापारी भी किसान ही था, क्योंकि उसने पैदावार शुरू की। जब वो पैदावार, पहले तो पता नहीं था, फिर धीरे धीरे वो पैदावार ज़्यादा शुरू हो गई, फिर उन्होंने एक अपनी चीज़ को दूसरी जगह भेजने का काम किया। जो दूसरी जगह कोई चीज़ होती थी वो वहाँ से मंगवाते थे, तो कोई पैसे का लेन देन नहीं होता था। वो ये देखते थे कि भाई हमारे पास कपास ज़्यादा है, तुम्हारे पास इसका कुछ और ऐसा उत्पादन है, वो हमें दे दो, हमारे से गेहूँ ले लो, कपास ले लो, मसाले ले लो, जो धीरे धीरे फिर ये व्यापारीकरण जो था वो एक बड़ा, उसने कॉरपोरेशन, एक अपनी बड़ी संस्था बना के और सत्ताओं को अपने अधीन किया। तो उस समय जो राजा होते थे उनको हमारे बीच के ही उन्होंने ढूंढा कि भाई हमारे बीच में इसके खिलाफ कौन है, उनको आपस में लड़वाना शुरू किया। और दूसरी जो मुख्य बात उन्होंने की कि भाई इस देश के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो एजुकेशन, इनका एक हमने सबसे पहले जीरो दी, हमने सबसे पहले पहिया बनाया, जिसकी बिना पे आज पूरा ये कारखाने चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि उन्होंने हमारी शिक्षा और हमारे खाद्य, बोला ये 2 चीज़ों को इनको कमज़ोर करो, शिक्षा को भी बिगाड़ो और हमारी फसल को भी, हमारा जो खान पान है, तो उस पर सबसे पहला हमला था। और उसी हमले के तहत उन्होंने 3 काले कानून उस समय लागू किए थे कि किसी के औलाद नहीं है तो वो सरकार की इस तरीके के कुछ भी नोटिस दे के सरकार ले सकती है। तो सरदार अजीत सिंह, जिनका कल 23 फरवरी को जन्मदिन था, 1881 में वो पैदा हुए थे, और उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा। अब हमारे यहाँ तो जट्टा तो जाट समझते हैं, लेकिन जट्टा का मतलब होता है किसान कमेरा, जो खेती और इसके खलिहान के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ का, चाहे जो उसका उद्योग करता है, चाहे वो कोई और कोई कार्य करता है, वो सारे जट्टा उसमें आते हैं। जैसे हम क्या करें भाई किसान कमेरे, तो हमारी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कौम थी हमारी, जो कृषक कौम थी, और उसमें हमने अलग अलग अपने प्रोफेशंस बांटे। अरे भाई तुम कपड़ा बना लो, तुम बर्तन बना लो, तुम दूसरी चीज़ खाद बना लो, और उसको बार्टर करते थे। आप जूती बना दो, मैं आपको अनाज दे दूंगा, हम खूब लेकर आए हैं जोड़िया में दाने गिर गिर के न हैं।
तरबूज ले आया करते और कुछ ले आया करते। तो वो हमारी जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने करेंसी से और कॉलोनाइजेशन से और कॉरपोरेट से अपने काबू कर लिया। तो वो पहली क्रांति जो 1907 में हुई थी उसकी दूसरी रिफ्लेक्शन हमें 13 महीने के किसान आंदोलन में नज़र आई, जब किसान ने कहा कि भाई पैदावार मैं करता हूँ, यहाँ सारे बच्चे देहात के हैं हमारे जो निर्माण करते हैं, कारखानों में काम हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो निर्माण मैं कर रहा हूँ और सरहद पे मेरा तो महेंद्रगढ़ इलाका है, हमारे इलाके में तो सबसे ज़्यादा फौज में जा रही है गांव में। तो कुल मिला के जब पैदावार हमने करनी, निर्माण हमने करना और उसकी रक्षा भी करने हमारे बालक खड़े, तो मालिक तो हम है ना, और हम वोट दे के बना के भेजते हैं उनको। और वो सिर्फ 30%, ये जो पॉलिटिकल गेम है, 30% जिसकी भी वो मेजॉरिटी आ जाती है, वो 100% के नाम पे अपने फरमान जारी करता है। और फरमान किसके हक में जारी करता है कि कॉरपोरेट, क्योंकि कॉरपोरेट उनको सरकारों का चयन भी आज वर्ल्ड के कॉरपोरेट इकट्ठे होकर करते हैं कि फलाने देश में कौन सी सरकार बनानी है, अब किसकी बनानी है। ये जो गूगल और फेसबुक आप देखते हो ना, आप एक चीज़ पे दबा के कोई चॉइस कर लो। अब जैसे मैंने बैग खरीदना है, ऑटोमेटिकली आपके पास बैग बनाने के दसियों उत्पादन रोज दिखाई देने लग जाएंगे। आपने कार का दे दिया, आपके पास अपने आप खोलोगे जब आपके पास विज्ञापन आएंगे। तो उन्होंने, कंपनियों ने फेसबुक गूगल के जरिए से हमारे इलाकों की सोच को भी कब्जे में कर लिया कि इस इलाके में ज़्यादा चीज़ें ये देखी जाती हैं, तो इनकी मानसिकता ये है, इस इलाके में यहाँ ये कर रहे हैं। तो कुल मिला के उन्होंने हमारा सारी मैपिंग कर ली और उसके हिसाब से फिर वो अपने प्रोग्राम बनाते हैं। अब मैं इसी पे आता हूँ सीधा, जो आज जो भूमि अधिग्रहण का मसला है। भूमि अधिग्रहण ठीक है, आप इंडस्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्री के लिए रोड भी बनाने हैं, मान ली आपकी बात, आपने भाई रेल ट्रैक भी बनाए, सारी चीज़ सही है। सरकार क्या कहती है कि किसान को अकल नहीं है, ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है। भाई आप एक बात बताओ, अगर आप लिटरेट होता है जिसने डिग्री ले ली, और एजुकेटेड होता है जिसको ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान। तो एक पीएचडी खेती से उत्पादन कर सकता है जब तक उसने खेती प्रैक्टिकली नहीं करी, या कोई भी कार्य। तो किसान, एक अनपढ़ किसान जो कि असल में अनपढ़ नहीं है, वो पीएचडी से बेहतर है, एजुकेटेड है, उसको वो उत्पादन कर रहा है। लेकिन एक एमए की डिग्री लेके, एक बीए की डिग्री लेके वो बोझ है, जब तक कि वो कोई उत्पादन नहीं करता। वैसे बैठ कर कहीं आपने फोन कर दिया, ये कर दिया, ये उत्पादन नहीं है, ये सिर्फ सर्विस है। लेकिन उत्पादन किसान करना जानता है। तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो किसान है, जो एक दाने के लाख दाने बना दे है। इतनी बड़ी फैक्ट्री किसके पास होगी? तो किसान को ज्ञान है। आज हमारे बच्चे एमबीए भी कर रखे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रखे हैं, हर क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो सरकार क्या कहती है कि भाई इनको तो ज्ञान है नहीं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल लेके आए कि भाई एक तरफ सरकार है, सुविधा साधन सरकार बनाएगी, उसमें पैसा जनता का, हमारे जनता के पैसे से ही तो ये बन रहे हैं। हमें थोड़े से अपने दिमाग के जो विचार है ना, जो हमको दबा के ये कहा जाता है कि इनको पता नहीं है, ये मूर्ख हैं, गंवार हैं, ये टैक्स नहीं देते, ये खैरात पे, वो फूड सिक्योरिटी बिल पे, पेंशन पे, इन पे पड़ रहे हैं, ये गलत है। उस पे भी मैं आऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है,
वो जनता के पैसे से दे रही है। फिर कहती है कि एक बिजनेसमैन को, प्राइवेट को, उसको बैंक का पैसा देती है। बैंक में किसका पैसा है? जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है। आपने देख लिया था नोटबंदी में कैसे कैसे लोग लाइन में लगे खड़े थे। जो पूंजीपति थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक पूंजीपति ने जैसे भी पैसा कमा लिया, उसने अपनी जेब से 30% दूसरे की जेब में डाल दिया। 30% से उसका वाइट भी हो गया और वो पैसा दूसरे की जेब में चला गया। तो मतलब पूंजीपतियों के बीच में आदान प्रदान होया। मरी गरीब जनता, 9 लाख करोड़ जिसके अंदर खर्चा आया, वो बर्डन जनता के ऊपर पड़ा और 98% पैसा वापस दिया गया बैंक में। फिर काला धन कहाँ था? बल्कि जो था वो भी सफ़ेद कर लिया। तो कुल मिला के आपको कहा जाता है कि आपको पता नहीं है, तो ये बिजनेसमैन है। इसके साथ हम एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक का मतलब आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार देगी और आपकी ज़मीन को एक्वायर करके उनको सौंप देगी। हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, आप बना लो, लेकिन उसको 4P मॉडल बनाओ। P और P। चौथा P कौन है? वो है पीजेंट। पीजेंट का मतलब है किसान, फार्मर। भाई जमीन मुझे वहाँ आगे मिल रहा, आप उसको कुछ पैसा, क्योंकि उसके पास खेती करने की उसके पास विधा है, वो प्रोफेशन लेके आप उसको पूरा पैसा दे दोगे। उसको नहीं पता वो उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करेगा, वो भी उसका जाया जाएगा। तो उसको आप पार्टनरशिप बनाओ, उसके अंदर हिस्सेदार बनाओ और उसी का बच्चा उसमें काम भी करे और सारी उम्र के लिए उसके पास एक सुरक्षित आमदन का सोर्स हो जाए। लेकिन वो चौथे P को शामिल नहीं करेंगे। वो कहेंगे ना, इनको पैसे देके इनकी लैंड एक्वायर करो। क्यों? क्योंकि कल को जब मेरे फैक्ट्री में मेरा हिस्सा हो जाएगा तो मैं अपने बालक ने भी पढ़ा लूँगा। एक डॉक्टर अपने बालक ने नहीं पढ़ाता, 1-1 करोड़ रुपया दे के। क्यों? उसका अस्पताल चल रहा है, रोज़ की 20,000 की, 50,000 की, लाख की आमदन है, वो दे देगा 1 करोड़ रुपया। लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो कहाँ से 2 करोड़ रुपया चुकाएगा? लोन लेते भी डरे हैं। हालांकि पढ़ाई लिखाई में बहुत बेहतरीन है, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए सोच नहीं सकता, मेडिकल पढ़ाई के लिए सोच नहीं सकता। तो हमें ये बारीक तरीके से इनको सोचने की ज़रूरत है। आज आप आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करो। हमारे खेतों में से बिजली की लाइनें लेके जाते हैं। भाई जहाँ से लाइन लेके गए हो इंडस्ट्री के लिए, उसको क्या दे दिया आपने? उसके ना ज़मीन बिकेगी तो बहुत बड़े रेट में बिकेगी, उनको क्या फ़ायदा दे रहे हो? तो कुल मिला के दूसरी अगली बात पे आता हूँ कि भाई टैक्स का। आज GST से कॉमन टैक्स प्रणाली बना दी। हर आप एक ये चाय का कप पी रहे हो, इस पर भी टैक्स है। आप घर से निकलते हो, कोई भी बीड़ी, पान, तेल, तंबाकू कुछ भी लो, आप उसके टैक्स दे रहे हो। तो आज जो 55% गरीब तबका है हमारा, वो 50% GST देता है, 50%। और जो हमारा मध्यम वर्ग है, ये तो गरीब तबके की बता रहा हूँ, जो 40% हमारा मध्यम वर्ग है, वो भी 30 से 40% GST दे रहा है। तो 90% GST तो हमारा गरीब तबका दे रहा है। और जो पूंजीपति हैं, अमीर, वो 10% मान लेते हैं हम ऊपर की श्रेणी, वो 4% 5% GST दे रहे हैं। तो जहाँ टैक्स की बात है, वो भी आपकी जेब से निकल रहा है दूसरे तरीके से, सीधे तरीके से नहीं। और आप जो भी चीज़ लोगे, आज किसान की खेती को अनवायबल करने का काम मैं तो कहता हूँ आज़ादी के बाद से ही शुरू कर दिया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अरे भाई, वो उद्योगपति है, वो पैदावार कर रहा है, एक चप्पल बनाने वाला, एक दर्जी, मोची, कोई भी है, अपने प्राइस बताता है, मैं तो इतने लूँगा भाई, तुम्हें सिलवाना है सिलवा दो। हर
उत्पादन का मूल्य जो उत्पादक है वो तय करता है, किसान का मूल्य सरकार, और वो भी मिनिमम, वरना तो एमआरपी होना चाहिए। भाई जो एमआरपी है इस पर इतना डिस्काउंट दे देगा, वो पहले ही एमएसपी, और एमएसपी पे भी फिर कहेंगे पैदावार बढ़ाओ पैदावार बढ़ाओ। उसमें ये कहते हैं कि भाई आप मारो यूरिया मारो डीएपी, उसी से पैदावार बढ़ेगी। उसमें खर्चा किसका लग रहा है? आप एक कट्टे की जगह 4 कट्टे मारोगे, जेब तो आपकी कट रही है। कर लो आप 20 मन के 70 मन, खर्चा भी तो आपका 10 गुना हो गया, और दाम 10 गुने बढ़ लिए आज तक। अब और नया कानून भी बता रहे थे हमारे, अब 2500 तक ऊपर की जो फसल होगी उस पर 50 रुपये मिनिमम कटेगा, और उस पर भी ऊपर हो जाएगी तो 2% कटेगा। रोक दिया। अब जो अपना सरसों बोलो, ये जितनी भी अपनी चावल है, दालें हैं, कपास है, किसान पर ठोक दिया। तो कुल मिला के आपका जो डीजल एक मेन आपकी लागत थी, जिसमें ट्रैक्टर था, ट्यूबवेल था, सब चलता था, वो आपके ऊपर कर दिया, वो सारी छूट खत्म कर दी। हम 35 रुपये में तेल, कच्चा तेल पाकिस्तान को दे दें, बांग्लादेश को दे दें, श्रीलंका को दे दें, हमने 100 रुपये मिल रहे। रिलायंस के पंप 2 साल तक बंद पड़े थे। क्यों पड़े थे? क्योंकि रेट पे सब्सिडी थी, सब्सिडाइज रेट था, उसको प्रॉफिट और मार्जिन नहीं था। लेकिन आज वही कसर एक कप इसमें 3-4 साल में तो कई गुना कसर निकाल दी। कोरोना काल के अंदर अंदर पूंजीपतियों की संपत्ति में 40% तक का इजाफा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जो कॉरपोरेट है वो सरकारों के माध्यम से जनता की गर्दन पकड़ने का काम सीधा एक सूत्री है कि लोगों को और जमीन क्यों चाहिए। ये भी बात सुन लो, क्या था कि घोड़े लोग थे अफ्रीका में, सीधे पादरे लोग थे, वहाँ गए, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके उनने दिखाया, खिलौने दिए, उनके हाथ में थमाया और उनके रिसोर्स पे कब्जा करते चले गए। आपस में वो लड़ रहे हैं, भूखे मरने लग रहे हैं, उन्होंने देखा सारा धन तो ये गाड़ी थे ले गए निकाल निकाल के। जैसे आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स करने लग रहे थे, यहाँ से लेकर जाया करते कच्चा माल और कई गुना कीमत से पक्का माल हमने तेल दिया करते, बनाने के लिए मनाही। अफ्रीका से निकाल ले गए, मिडल ईस्ट में से तेल निकाल लिया, वहाँ लड़ाई करवाते आपस में, इजराइल की, फिलिस्तीन की, सीरिया की, तुर्की की, लड़ते रहो तब। साउथ अमेरिका के अंदर वहाँ लगा दिए अफीम की खेती में, लेकिन उनका टोटल रिसोर्स अपने काबू में कर लिया। तो वहाँ क्या हो गया? वहाँ टोटल आतंकवाद हो गया। वहाँ के हर जवान बच्चे ने, हर वहाँ के मूल निवासी ने बंदूक उठा ली, हथियार उठा लिए। और हमारे बाढ़ का दौरे के चारा रहेगा जब ना नौकरी मिलेगी या ज़मीन थोड़े दिन में खुज जाएगी, हमारे बालक जाके किसी जगह री कर नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? हथियार उठाएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं। तो कुल मिला के आज वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिका, यूरोप के पूंजीपति है, वो ना तो साउथ अमेरिका में अपने फैक्ट्री लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लगाने के लिए उनको उतनी सेना, उतनी फौज रखनी पड़ेगी, अग्निवीर भेजने पड़ेंगे अड्डे के। हमारे तैयार करते हैं, वे भी सस्ते मिल जाएंगे हमारे लिए। तो 5,500 देंगे, वह 15-20 दे देंगे, 20 दे देंगे, बोला करो ट्रेन भेजोगे। अफ्रीका में आ जाओ, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता आसानी से, सब जगह अपना हथियार बंद वहाँ के लोकल लोग बैठे हैं, उनसे जब आप बात करोगे तब आप कुछ कर सकते हो। और गांव, फिर उसके बावजूद उनके विरोधी, पता लगा रात की रात गांव के गांव जला दें, फूंक दें, कब पता नहीं कब कौन आपको उड़ा दे। तो आपकी सुरक्षा पे जितना खर्चा आएगा
वहाँ की वायबिलिटी नहीं है। मिडल ईस्ट में भी यही हाल है। उसके अलावा बड़ी जगह रशिया होगी, चाइना होगी, वो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, उनका वैसे ही कोल्ड वार चल रहा है आपस में। कनाडा में बर्फ़ पड़ी है, अंटार्कटिका में बर्फ़ पड़ी है, पाकिस्तान अपना अफगानिस्तान पहले ही आतंकवाद पूरा हो गया एक से। तो कुल मिला के अब ज़मीन हारी बची है, हमारी बची। हिंदुस्तान में ऊपर वाले थे डरके तड़के निकले बालक सांझ ने बढ़िया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का आदमी सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत भी करते हैं और बाहर जाकर हाथ भी जोड़ने सीख जाए। तो यहाँ भी हम बढ़िया लेबर हाँ, बढ़िया एंटरप्राइजिंग बच्चे हैं, उनको ये भर्ती करेंगे और बाकी न तो फिर ये छोड़ देंगे। इंसानी पुर्जे भी चाहिए उनमें, उसके लिए पालेंगे। जैसे हम कैटल पाला करो ना, गाय पालते हैं वहाँ खाने के लिए, और भाई ये स्वस्थ वैसा ना लेते जो अगर हम भैया बुढ़ी होगी काट का खा ली ना, वह फ्रेश लेते हैं। ये बच्चे का है, ये बड़े का, ये बड़े का, उस हिसाब से। तो ऐसे हमारी सिर्फ उस तरीके की ज़रूरतें रह जाएंगी। अभी तुम ले ये भत्ते लो, 6000 दे देंगे, अनाज दे देंगे, तुम बैठो। फिर उनको चाहिएगा गुर्दा, चाहिएगा किसी को किडनी चाहिएगी, भाई मंगवाओ ज़रा वहाँ से, लो जी। तो सिर्फ उस काम के लिए रह जाएंगे। तो आज ही अपनी फसल बचाने का जो आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, इस ताकत को आप पूरे, ये तो पूरा समझदार इलाका बैठा है, यहाँ तो सारे उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, कारोबारों से भी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ के किसान थोड़ी ना रह रहे, लेकिन उस तरीके से हमें सरकारों को इकट्ठे होके मिलके झुकाना पड़ेगा और अपना PPP 4P मॉडल अप्लाई करवाओगे। भाई किसान का भी हिस्सा डालो उसमें, जिसकी ज़मीन जागी। ऐसे नहीं कि उसने ज़मीन देकर आज हमारी 20 लाख की ज़मीन 20 करोड़ की हो जाए, पूंजीपति के हाथ में जाते हैं। 1 करोड़ का बेच लो, 4 का बेच लो, 100 करोड़ का हो जाएगा। ये बैठे हमारे। तो कुल मिला के बाकी कार्यक्रम का हमारे सेवा सिंह जी हैं, बाकी जी हैं, आपको एक्सप्लेन